हेलो बच्चों, आई होप कि सारे बच्चे मेरे सेफ होंगे घर पे। आज की बच्चों इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिब्यूनल के बारे में। पूरी मीनिंग ट्रिब्यूनल के बारे में जानेंगे और सेंट्रल और स्टेट दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टेट ट्रिब्यूनल्स की भी पूरा कॉन्सेप्ट बेटा समझेंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहले जानते हैं कि ट्रिब्यूनल्स होते क्या है। मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है, देखिए ट्रिब्यूनल बेटा वो एक लैटिन वर्ड है जिससे अराइव्ड हुआ है, जिसका नाम होता है ट्रिब्यूनीज। ठीक है, विच मीन्स मैजिस्ट्रेट ऑफ द रोमन क्लासिक। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। जो बेटा ट्रिब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडिया में क्यों आया, इसका पहले रीजन जान लीजिए। देखिए, जब पहली बार ट्रिब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट लाया गया तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया था क्योंकि कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बेटा बर्डन पड़ रहा था। अब आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। अब जिस तरीके से पॉपुलेशन उस तरीके से उनके केसेस, और केसेस के लिए फिर उनको सॉल्व करने के लिए वो कोर्ट में जाते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया इंडिया में कि कुछ जो लेस फॉर्मल केसेस होते हैं, आइए देखिए, जो लेस फॉर्मल केसेस होते हैं, लेस फॉर्मल एंड लेस एक्सपेंसिव, छोटे केस जिसमें खर्चा वो कम हो, लेस फॉर्मल और लेस एक्सपेंसिव केसेस के लिए बेटा ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, इंडिया में जैसे मान लीजिए इलाहाबाद की बात करें तो प्रयागराज में बिग बाजार के जस्ट सामने वाली जो बिल्डिंग है, कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा तो देखिए लिखा है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो हर स्टेट में बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बनाया गया। ठीक है ना? ट्रिब्यूनल्स के बहुत सारे काइंड्स होते हैं। ठीक है, पहले देखिए कि जो ये ट्रिब्यूनल बनाया गया वो सिर्फ इसलिए बनाया गया था इंडिया में कि जो छोटे केसेस हैं, लेस फॉर्मल केसेस, लेस एक्सपेंसिव केसेस, उनको सॉल्व किया जाए कहां पर? ट्रिब्यूनल्स में। ठीक है, अब देखिए भाई, जो ट्रिब्यूनल्स के बेटा मेंबर्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा? मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स known as adjudicators। देखिए, adjudicators बोला जाता है। देखिए, जो बेटा मेंबर्स होते हैं ना ट्रिब्यूनल्स के, उनको adjudicators बोला गया। भाई अब सिंपल से आप समझिए कि लेस फॉर्मल केसेस के लिए बनाया गया। ठीक है, जो छोटे छोटे केसेस हैं उनके लिए प्लीज कोर्ट को परेशान मत कीजिए। उनको कोर्ट के बाहर एक छोटी सी एक अथॉरिटी बनाई गई जिसमें आप जा करके अपने केसेस को सॉल्व कर सकते हैं आराम से बैठ करके। अब जो आपके मेंबर्स वहां पे ट्रिब्यूनल्स के होंगे, जो बेटा सॉल्व करेंगे केसेस को, उनको बोला जाएगा एडजुडिकेटर्स। अब देखिए, जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल्स वर्क्स एज अ सप्लीमेंट्री फॉर्म। देखिए, सप्लीमेंट्री फॉर्म में वर्क करता है। याद रखिएगा बेटा, हम सप्लीमेंट्री फॉर्म में ट्रिब्यूनल को मानते हैं। हम ट्रिब्यूनल को कोई भी कोर्ट नहीं मानते। और जब हम पर्टिकुलर किसी अथॉरिटी को सिर्फ एक छोटे पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, वेदर वो ट्रिब्यूनल्स हो, चाहे ट्रिब्यूनल्स में भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट अपीलेंट ट्रिब्यूनल, ये सारी चीजें आप लोगों के सिलेबस में है। तो ये सारी चीजें उनको सॉल्व करने के लिए हमने एक अथॉरिटी बनाई जिसको सप्लीमेंट्री फॉर्म में बोला गया, जिसको इंडिया में एक और मीनिंग आप देख सकते हैं कि ट्रिब्यूनल्स आर नोन एज क्वासी जुडिशियल
इंस्टीट्यूशन, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस भी इनको बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा प्लीज। क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ट्रिब्यूनल्स को इसलिए बोला जाता है जिसमें जो मेंबर्स होंगे, जो एडजुडिकेटर्स होंगे, वो बेटा एक्ट करेंगे जज की तरह। देखिए, द एडजुडिकेटर्स, ये जो एडजुडिकेटर्स होंगे, दे एक्ट लाइक अ जज। देखिए, जो यहां पे एडजुडिकेटर्स होंगे, जो आपके केस को सॉल्व करेंगे, उनको बेटा हम जज की तरह मानते हैं, जज नहीं मानते, सिर्फ हम जज की तरह इनको मानते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इसलिए बोला गया क्योंकि बेटा ये सप्लीमेंट्री फॉर्म में वर्क करते हैं। हमने सिर्फ ट्रिब्यूनल्स को इसलिए स्टैब्लिश किया है डिफरेंट स्टेट्स में, जिससे जो कोर्ट में बर्डन बहुत ज्यादा पड़ता है केस को सॉल्व करने का, प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है केस को सॉल्व करने का, उसको बेटा हम रिड्यूस कर सकें। सिर्फ यही एक मोटिव है। ट्रिब्यूनल्स आया क्यों, क्या मतलब है इसका आने का एग्जिस्टेंस में, उसका सिर्फ यही एक आंसर है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स। देखिए, जो ट्रिब्यूनल्स है इनको क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन टू रिड्यूस बर्डन ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को, मतलब ट्रिब्यूनल्स को बेटा एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है। अब देखिए भैया, जो इनको किया गया, तो भाई ट्रिब्यूनल्स को जब एस्टैब्लिश हमने किया है तो बहुत से पर्पस के लिए किया होगा। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके लिए हमें इन्हें जरूरी है कि भाई हम इनको करें। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे केसेस, जैसे कोई केस हो अगर एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ से या टैक्स से रिलेटेड। आइए देखिए, अब इसको पूरा इतना यहां तक लिख लीजिए। देखिए, ट्रिब्यूनल्स, इनका लैटिन वर्ड है ट्रिब्यूनीज। इंडिया में क्यों आया, इसका मतलब होता है मैजिस्ट्रेट ऑफ द रोमन क्लासिक। मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स नोन एज एडजुडिकेटर्स। ट्रिब्यूनल्स वर्क एज अ सप्लीमेंट्री फॉर्म। जो एडजुडिकेटर्स होंगे वो सॉल्व तो करेंगे केस, बट दे एक्ट लाइक अ जज। ये जज होंगे नहीं, लेकिन ये जज की तरह अपने जो भी इनको वर्क दिया गया है उसको परफॉर्म करेंगे। अब देखिए, ट्रिब्यूनल्स वो क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब कि जिनको सिर्फ हमने एक सप्लीमेंट्री फॉर्म में बनाया है, मतलब कि कोर्ट को बस थोड़ा सा एक सपोर्ट देने के लिए, और इसलिए बनाया है कि जो केसेस इतना ज्यादा है इंडिया में, पर डे बच्चों 1,00,000 पिटीशन फाइल्ड होती है। 1,00,000 पिटीशन, 1,00,000 पिटीशन का मतलब कि 1,00,000 केसेस जाते हैं कोर्ट्स में। और ओवरऑल इंडिया में जजेस कितने हैं, 35,000, 35,000 ओनली। अब आप सोचिए, एक दिन में 1,00,000 जा रहे हैं, कोर्ट कहां तक और कैसे करेगी। तभी होता है ना कि यार जस्टिस बहुत देर से मिला, यार जस्टिस मिल नहीं पा रहा कोर्ट से। वो इसलिए बेटा क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, लेट बहुत ज्यादा हो जाता है केस को सॉल्व करते करते। तो क्यों ना छोटे छोटे केसेस के लिए हम ट्रिब्यूनल्स को बनाते और इन्हीं में जाकर के आप अपने केस को सॉल्व कर ले। कितना अच्छा रहेगा भाई। लेस फॉर्मल केस भी रहेंगे, लेस एक्सपेंसिव भी आपके लिए पड़ेगा, ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। नहीं तो वकील को जाइए तो 20,000 रुपए पहले वकील को फीस दीजिए, फिर वो अगर एप्लीकेशन लिखेगा तो 10,000 फिर दीजिए, तो 30,000 तो ऐसे ही हो गया। तो जो छोटे छोटे केसेस हैं, लेस फॉर्मल केसेस और लेस एक्सपेंसिव केसेस, उनको बेटा ट्रिब्यूनल्स में ही आप जाकर के सॉल्व कर लीजिए, सॉर्ट आउट कर लीजिए। अब आइए देखिए आगे, देखिए अब इसमें आगे मैं आपको बताता हूं कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो कौन से केसेस से बेटा डील करते हैं। देखिए, जो बेटा ट्रिब्यूनल्स होंगे वो कुछ ही केसेस से डील कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल केसेस रिलेटेड टू
एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स केसेस। देखिए जो केसेस एडमिनिस्ट्रेशन या टैक्स से रिलेटेड केसेस होंगे सिर्फ उनके लिए ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश किया गया। अब ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स के लिए इसलिए किया गया कि जो कोई भी केस अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है या टैक्स से रिलेटेड है तो उसको पूरी तरह आप चले जाइए ट्रिब्यूनल में और वहां पर सॉर्ट आउट कर लीजिए। देखिए टैक्स में बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मान लीजिए कोई केस है, फॉर एग्जांपल कि अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक स्कूल है, ठीक है, अब उन्होंने अपना स्कूल स्टार्ट किया पढ़ाना, ठीक है, और वो भाई स्टूडेंट्स से फीस ले रहे हैं, ठीक। अब अगर वो स्टूडेंट से फीस ले रहे हैं भाई और उनके पास स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए उनके स्कूल में टोटल 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या है कि 10,000 स्टूडेंट्स का जो भी टैक्स है वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहां पे जो स्कूल की अथॉरिटी है वो सिर्फ शो क्या कर रही है कि हमारे यहां सिर्फ 9,000 है, सिर्फ 9,000 स्टूडेंट्स हमारे यहां इस वक्त पढ़ रहे हैं। 1,000 रुपए 1,000 स्टूडेंट्स का जो टैक्स है वो डकार में। अब अगर मान लीजिए ये बात कहीं से लीक हो गई, सिंपल देखिए लीक होनी ही होनी है, ये आप जान लीजिए। तो अगर ये बात लीक हुई तो भैया स्कूल के ऊपर क्या हो जाएगा, टैक्स रिलेटेड का केस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने टैक्स को छुपाया, ठीक, आपने टैक्स दिया नहीं और ये शो कर दिया कि केवल 9,000 स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि स्ट्रेंथ क्या है 10,000 की है। अब ये बेटा टैक्स से रिलेटेड एक केस बन गया। अब अगर छोटा केस है भाई, यहाँ पे ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं हो गया है कि जिसके लिए हमें आसमान या जमीन एक करनी पड़ जाए या पूरा भूकंप आ गया है देश में, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा केस है, लेस फॉर्मल केस है, लेस एक्सपेंसिव भी है, ज्यादा बड़ा केस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 1,000 स्टूडेंट्स का टैक्स बेटा स्कूल ने पे नहीं किया। इसके लिए हम क्यों जाएं हाई कोर्ट, इसके लिए हम क्यों जाकर के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, परेशान करें। हाई कोर्ट के पास सिविल के बहुत सारे केसेस हैं, क्रिमिनल के केसेस पड़े हुए हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेस पड़े हुए हैं। अब हम इसको भी लेके चले जाए, वो उतने केसेस सॉल्व नहीं कर पा रहे, पेंडेंसी जो है वो डिले होती जा रही है और हम ये केस भी लेके पहुंच गए। इस तरीके के नजारे कितने हजारों केस बेटा टैक्स से रिलेटेड पड़े हुए हैं इंडिया में। तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप जो है हाई कोर्ट पे जाए या जाकर के कोर्ट पे परेशान हो या आप किसी लॉयर से भाई यहां पे ले। आपको लॉयर ये सजेस्ट करेगा कि आप जो है ट्रिब्यूनल में चले जाइए। अगर आप बेटा ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं तो वहां पर जाने से पहली चीज कि लेस फॉर्मल केस है, मतलब कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। केस की ग्रेविटी पे डिपेंड होता है कि केस कैसा है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेविटी से हमारा क्या मतलब है। अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन किसी का मर्डर करता है, तो अगर बेटा वो मर्डर करता है तो भाई मर्डर उसमें क्या है कि लाइफ इंप्रिजमेंट तक की सजा मिल सकती है, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है विच इज 14 इयर्स इन आईपीसी, या फिर उसको डेथ पेनाल्टी भी दिया जा सकता है, मतलब फांसी की सजा। क्या हर मर्डर के केस में डेथ पेनाल्टी दी जाती है? नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि ग्रेविटी अलग है। एक मर्डर का केस होता है कि कोई पर्सन आया और गन निकाला, शूट कर दिया, मर्डर हुआ, इसमें डेथ पेनाल्टी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये बहुत फॉर्मल केस है, शूट कर दिया, मर्डर, यहां लाइफ इंप्रिजमेंट। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी का मर्डर करता है और उसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके हर जगह पे डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाकर के फेंक देता है, ये क्रूअल तरीके से मर्डर किया गया है। दोनों में डिफरेंस समझिए। जब क्रुएल्टी के साथ, एक इतनी ज्यादा क्रुएल्टी के साथ मर्डर किया गया हो कि
कोर्ट उसको जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कंसीडर करती है, ध्यान सुनिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, मतलब कि जहां पर यह कोर्ट मान लेती है कि बाप रे, इससे भयानक तरीके से कोई क्राइम हो नहीं सकता, वहां पर बेटा डेथ पेनाल्टी मिलती है। ठीक है, अब ये छोटा सा केस है, इसकी ग्रेविटी अगर देखी जाए कि भैया टैक्स की चोरी की गई है यहां पे, ठीक है ना, लेकिन बस 1000 बच्चों की जो स्ट्रेंथ है उसको स्कूल ने छुपाया और ये बोल दिया कि 9000 है, जबकि स्ट्रेंथ है 10,000, मतलब 1000 स्टूडेंट्स का जो टैक्स है बेटा वो स्कूल ने छुपा लिया। ये एक छोटा सा केस है, इसके लिए हमें हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हम हाई कोर्ट जाकर के उन्हें नहीं परेशान करेंगे, हम ट्रिब्यूनल में जाएंगे और जाकर के हम अपने केस को सॉल्व कर लेंगे। वहां पर जो इंस्टीट्यूशन का स्कूल की अथॉरिटी है वो जाएंगे, लॉयर जाएंगे, बैठेंगे, फिर उसके बाद एडजुडिकेटर्स जो कि मेंबर्स हैं, मैंने बताया अभी आपको, मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल नोन एज एडजुडिकेटर्स। ये क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू में पूछा जाएगा, कंफर्म है, याद रखना, इसको प्लीज रख लीजिए। मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल नोन एज एडजुडिकेटर्स, ये जो एडजुडिकेटर्स होंगे बेटा इनके पास जाएंगे और आराम से ये बैठ करके पहले स्कूल की सारी बात सुनेंगे, फिर जिसने ये एलिगेशन लगाया है कि यहां पर 10,000 की स्ट्रेंथ है लेकिन ये शो कर रहे हैं सिर्फ 9,000, उसकी बात सुनेंगे। दोनों पार्टीज की बात सुनने के बाद जो भी डिसीजन होगा उससे स्कूल के फेवर में हो चाहे उस पर्सन के फेवर में हो, जो भी है उससे बेटा ये बाउंड हो जाते हैं टू ओबे द डिसीजन। अब डिसीजन ओबे करने के लिए बाउंड हो जाते हैं। अब देखिए ये जो एडजुडिकेटर्स होंगे भाई, इनकी भी तो कुछ होगी भाई, अगर ये ट्रिब्यूनल में बैठे हैं, ये डिसीजन करा रहे हैं, तो क्या ऐसे ही इनको अथॉरिटी दे गई? देखिए इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स दोनों में स्पेशल स्किल्ड नॉलेज होनी चाहिए। देखिए स्किल्ड नॉलेज, देखिए स्किल्ड नॉलेज अगर है तभी बेटा इनको एडजुडिकेटर्स बनाया जाएगा, वरना नहीं बनाया जाएगा, याद रखिएगा। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो बेटा आप केस सॉल्व कर पाएंगे ना, नहीं तो एडजुडिकेटर्स क्या कर पाएंगे। मैंने आपको बताया दे एक्ट लाइक अ जज, ये जज की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम इनको जज मान लेंगे, अगर हमने एडजुडिकेटर्स को जज माना तो हमें ट्रिब्यूनल्स को फिर कोर्ट माननी पड़ जाएगी, जो कि हम नहीं मानेंगे। एडजुडिकेटर्स को हम कहेंगे कि ये जज की तरह रोल प्ले करेंगे, और ये जो ट्रिब्यूनल है ये सप्लीमेंट्री फॉर्म में कोर्ट्स को बेटा क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी। जो कोर्ट में इतना ज्यादा बर्डन पड़ता है उसको रिड्यूस कर देंगी, इसीलिए बेटा ट्रिब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, अब देखिए ट्रिब्यूनल्स का जब कॉन्सेप्ट आया तो एक जो सबसे बड़ी चीज थी कि जब ट्रिब्यूनल्स का लाया गया कॉन्सेप्ट तो दो बातों पर आया। पहला आया कि भैया हमें ट्रिब्यूनल्स को अगर इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहली चीज कि हमें इंपॉर्टेंट है कि भैया यहां पर बहुत सी चीजों का ध्यान रखा जाए। ठीक है, अब अगर हमें ट्रिब्यूनल्स को फॉर्म्ड करना है तो दो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज कि जो एडजुडिकेटर्स होंगे उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा कहां से भाई, इनके लिए तो जो है लॉ लाएंगे ना। अगर हमने इनके लिए लॉ नहीं लाया तो हम कैसे ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हर चीज का लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा वेस्टेड है। तो ट्रिब्यूनल्स को लाने के पीछे 42nd अमेंडमेंट, देखिए 42nd अमेंडमेंट, देखिए एक एक चीज पढ़ते चलिए। देखिए ट्रिब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट से बेटा आया। मतलब कि जब अमेंडमेंट्स हुए, अमेंडमेंट मतलब इंप्लीमेंटेशन, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम्ड हुआ था। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे
कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बाकी की पूरी कमेटी ने बैठ करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त बेटा ट्रिब्यूनल का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हमने ट्रिब्यूनल का कोई कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया ही नहीं, तो भाई हम इसको एस्टैब्लिश तो कर नहीं सकते। अगर हमें किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को इंडिया में एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए बेटा पहले हमें लॉ लाना पड़ेगा। अब अगर हमें लॉ लाना है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इस लॉ के लिए हमें पहले लॉ के प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ेगा। तो 42nd अमेंडमेंट इंडिया में अब तक 2/3, इसको प्लीज याद कर लीजिए, ये नॉलेज के लिए है। इंडिया में टोटल अब तक 2/3 अमेंडमेंट इंडिया में हो चुके हैं, मतलब चेंजेस हो चुके हैं। हम लॉज में चेंजेस लाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। हमको लॉ को चेंज करना पड़ता है। भाई जो पुराने समय के लॉ हैं क्या आज भी वही चलते हैं? सती प्रथा चलती थी, सती प्रथा को बैन कर दिया। हाँ, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह पहले होता था, बाल विवाह को आज के समय में ऑफेंस मान लिया। हाँ, अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक पहले मुस्लिम्स में चलता था, तलाक 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 3 बार, ट्रिपल तलाक को हमने ऑफेंस मान लिया। तो जैसे हमको बेटा नीड होगी वैसे हमको लॉ भी चेंज करना होगा। तो जब लॉ चेंज करने का आया तो 42nd अमेंडमेंट में ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट वो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसको ले आया कि भैया इंडिया में हमको ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, यहां तक बेटा सबको आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आइए देखिए नेक्स्ट इसका, देखिए अब यहां पर देखिए जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनको बेटा 2 तरीके में लाया गया। अब पहले आज 2 फॉर्म्स हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूनल के, वैसे तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं लेकिन इस लेक्चर में सिर्फ 2 फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो ट्रिब्यूनल्स हैं, एक मिनट पूरा इसको हटा दें तो अच्छे से आएगा पूरा। देखिए अब देखिए ट्रिब्यूनल्स को बेटा 2 पार्ट में लाया गया इंडिया में। पहला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, और दूसरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब आइए देखिए बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए अब भाई हमने आपको बताया कि कोई भी लॉ लाने के लिए हमें पहले कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रोविजन को लाना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल का प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट में आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लाए हैं तो किसी आर्टिकल में ही लाएंगे। भाई ट्रिब्यूनल्स को किसी आर्टिकल में जब आप लाएंगे तभी तो हम जानेंगे ना कि भैया ये अथॉरिटी इंडिया में एप्लीकेबल है, हम इस अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आइए देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको आप कहते हैं कैट, कैट मींस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसका बेटा प्रोविजन वो आया आर्टिकल 323A में। ठीक समझ गए। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसका आया आर्टिकल 323B में। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। देखिए अब आर्टिकल 323A में अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने लाया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को, और यहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आर्टिकल 323B में हमने स्टेट लेवल पर ले आएगा। ठीक है, देख लीजिए, इसको जल्दी से बना लीजिए फिर आगे देखते हैं।
ठीक है, बन गया। अब देखिए उसके बाद देखिए अब ये हो गया। अब आइए जानते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्चुअल में बोलता क्या है। देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखिए अब ये बेटा बात करता है किस चीज की, जो सेंट्रल में एस्टैब्लिश की गई हो। अब एक चीज जान लीजिए, जब हम सेंट्रल की बात करते हैं तो बेटा इससे हर स्टेट कनेक्टेड होता है। ये जान लीजिए कि ये सेंट्रल है। अब इस सेंट्रल से हर स्टेट कनेक्टेड है। इंडिया के जितने स्टेट है वो सब बेटा सेंट्रल से कनेक्टेड हो जाते हैं। इसको इस तरीके से समझिए, ये जो सेंट्रल है ये ट्रांसफॉर्मर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मर होता है ना, ये ट्रांसफॉर्मर है और इससे हर जितने भी घर हैं, घरों को मान लीजिए स्टेट, वो सारे बेटा इसी ट्रांसफॉर्मर से कनेक्टेड है। दूसरा ट्रांसफॉर्मर बन ही नहीं सकता। अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो सिर्फ एक जगह बनाई गई है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को 1 नवंबर 1985 में इस्टैब्लिश किया गया सबसे पहले। अब इनमें जो मेंबर्स होंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के, वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल स्ट्रीम से एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल स्ट्रीम के वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, जिसको कहिए स्पेशल स्किल्ड नॉलेज, ठीक है। अब ये स्पेशल स्किल्ड नॉलेज होगी, ठीक है। नोट्स मेरा सामने रखिए और पढ़ते चलिए। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल स्ट्रीम में इनके पास स्पेशल स्किल्ड नॉलेज होगी, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो सबसे पहले ये किया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल स्ट्रीम के हैं, इसमें यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा यहां पर हमें सीट बनानी पड़ेगी। भाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कितनी होंगी, कितनी ज्यादा हमको जरूरत है, भाई नीड के अकॉर्डिंग हम अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करेंगे डिफरेंट जगहों पर, ठीक है। अब देखिए कितनी है टोटल बच्चों, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वो टोटल 17 बेंचेस को कंटेन करता है। देखिए देयर आर 17 बेंचेस और 15 बेंच बेटा इसमें से जो 15 बेंच है वो प्रिंसिपल सीट्स ऑफ हाई कोर्ट की है। देखिए हाई कोर्ट का मतलब यहां पे कि जब हम कोई भी प्रिंसिपल सीट की बात कर रहे हैं तो मतलब कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की ये जो 15 सीट हैं ये बेटा हाई कोर्ट से बेटा कनेक्टेड होंगी। मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये सप्लीमेंट्री फॉर्म में ट्रिब्यूनल्स वर्क करते हैं फॉर द रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स। हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट होंगी कितनी 15, ठीक है ना। प्रिंसिपल सीट्स का मतलब होता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो भी केसेस हैं भाई उसके लिए हमें अलग से हर जगह अगर हम करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। हाँ हमने भाई यहाँ एक इंस्टीट्यूशन मान लीजिए, हमने एक प्लेस में इंस्टीट्यूशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया, फिर एक जगह बनाया, फिर एक जगह बनाया, तो भाई हमको अलग अलग बनाने में कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, गवर्नमेंट को बहुत पैसा खर्च होना होगा। तो इसलिए 15 सीट्स को वो क्या कर दिया, हाई कोर्ट से ही कनेक्टेड कर दिया डिफरेंट जगहों जहां पे हमें नीड। और जो 2 बेंच बची, जो 2 बेंच है, अब यहां पे 15 तो भाई प्रिंसिपल सीट्स ऑफ हाई कोर्ट है, जो रिमेनिंग 2 बेंचेस हैं, ये 2 बेंचेस, ये बेटा एक इसकी बेंच कहां होगी, लखनऊ में। लखनऊ में बेटा एक बेंच है और एक होगी कहां, जयपुर में। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 2 बेंचेस में
एक होगी लखनऊ में बेंच और एक होगी जयपुर में बेंच, ठीक है ना। ये दो बेंचेस को अलग अलग इस्टेब्लिश हमने कर दिया और बाकी जो 15 बेंचेस हैं उनको हमने हाई कोर्ट से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के हाई कोर्ट से कनेक्टेड कर दिया, एफिलिएटेड कर दिया, जिसको कहते हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इसके बाद अब यहां पर जब 2 बेंचेस हमने अलग कर दिए, अब यहां पे इनके पास पावर क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास पावर है, दे डील्स विद द केसेस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। याद रखिएगा, यहां पर जो भी केसेस हैं जाएंगे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वो केसेस जो बेटा एडमिनिस्ट्रेशन डिस्प्यूट्स या इश्यूज को कंटेन करते हैं। देखिए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, उसने फ्रॉड कर दिया, इस पार्टी में इस सरकार ने इतने पैसे का फ्रॉड किया, ये पैसा चैरिटी फंड के लिए दिया गया था, उस पैसे का कोई मतलब ही नहीं है, कहां चला गया। या फिर मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से मेंबर्स जॉब कर रहे हैं, अब अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड कोई केस अगर मान लीजिए हो गया बहुत बड़ा इशू, तो वो छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं वो कहा जाते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज कहीं और जा ही नहीं सकते। मतलब मैंने लिख दिया ओनली, तो ओनली मतलब कि सिर्फ यही जाएगा और कहीं जाएगा नहीं। अब इसका प्रोविजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका प्रोविजन आर्टिकल 323A में वेस्टेड है, ठीक है, जो ये सारी बातें करता है, ठीक है। अब आइए देखिए जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, देखिए अब देखिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। भैया अब देखो, अगर हमें स्टेट में हमें ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश करने हैं, देखिए अदर मैटर्स रिलेटेड, अगर हमें अदर मैटर्स से रिलेटेड जो कि लेस फॉर्मल होंगे तो वो बेटा किसमें है? आर्टिकल 323B में, जो कि मैंने आपको बताया स्टेट में। अब भाई देखिए स्टेट में बहुत सारे बेटा केसेस होते हैं, हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए टैक्स रिलेटेड केसेस, लेबर डिस्प्यूट, फूड स्टफ, ठीक है। उसके बाद और क्या आ गया? लेबर डिस्प्यूट, हाँ, राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑब्लिक टेनेंसी, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। देखिए मैंने आपको बेटा 4 पॉइंट्स बताए, टैक्स रिलेटेड केसेस, लेबर डिस्प्यूट्स, फूड स्टफ, राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड टेनेंसी एक्सेट्रा। देखिए इन चारों में कोई भी केस आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा केस है? ये सारे बेटा लेस फॉर्मल केस है। अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी केस है तो वो बेटा कहां जाएगा? भाई स्टेट में ही तो जाएगा ना, जिस स्टेट में इशू होगा उसी स्टेट में जाएगा। लेकिन अब जब हमको स्टेट में इशू हो रहा है तो उसके लिए बेटा हमको स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना होगा। अब देखिए अगर हमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना है तो भाई हमको बेटा बताना तो पड़ेगा ना, स्टेट की यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि उनको नीड है ट्रिब्यूनल की, कि उनके यहां नीड है कि वो ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करे या ना करे। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना। अगर स्टेट में जो स्टेट की अथॉरिटी है उनको ऐसा लगता है कि नहीं भैया हमको जरूरी है, जरूरत है, तो बेटा उनको क्या होगा? एक एप्लीकेशन देनी होगी।
बता सकते, किसी के दिमाग में अगर आ रहा है कि ये एप्लीकेशन किसको देनी होगी, कि अगर हमें स्टेट में ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करना है, ये एप्लीकेशन बेटा जाएगी कहां, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसको आप कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी अथॉरिटी है जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करती है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा बच्चों, जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात आएगी तो वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब अगर हमको स्टेट में, मान लीजिए कि यूपी में एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए यूपी में अगर हमें ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करना है, ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो बेटा स्टेट जो यूपी की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या करना होगा, वो बेटा एक एप्लीकेशन देंगी। एप्लीकेशन किसको देंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स फिट, उनको ऐसा लगता है कि नहीं भैया यूपी में इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करें, तभी बेटा वो परमिशन देंगे, वरना नहीं देंगे। अब भाई यूपी में देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यहां पे एस्टैब्लिश्ड है, बिग बाजार के जस्ट बगल में। क्यों, क्योंकि नीड है। प्रयागराज में तो सबसे ज्यादा नीड है, लखनऊ में हमें नीड है, लेकिन छोटे छोटे। अब भाई हर जगह तो ट्रिब्यूनल है नहीं। फॉर एग्जाम्पल प्रतापगढ़ में नहीं है, सुराव में नहीं है, नैनी में नहीं है, कौशाम्बी में नहीं है, तो इन सब का क्या, इन सब का बेटा कनेक्ट कर दिया गया है कहां पर, जो यहां प्रयागराज का ट्रिब्यूनल है। मतलब अगर इन जगहों पे कोई भी केस रिलेटेड टू टैक्स डिस्प्यूट, रिलेटेड टू लेबर डिस्प्यूट, रिलेटेड टू फूड स्टफ, रिलेटेड टू लैंडलॉर्ड टेनेंसी राइट्स, वो सब बेटा कहां आ जाएंगे, प्रयागराज के स्टेट ट्रिब्यूनल में, स्टेट ट्रिब्यूनल में आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में नहीं, अलग से, उसके लिए अलग से बनाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है ये केसेस, इनको हमने बोला अदर मैटर्स रिलेटेड। जो बाकी के मैटर्स होंगे वो केसेस कहा जाएंगे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब देखिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएंगे भाई, एप्लीकेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बनाएगी। अब आगे देखिए यहां पर, अब ये जो केसेस हैं, अब एक एक केसेस का हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। मान लीजिए टैक्स से रिलेटेड कोई केस होता है, अगर टैक्स से रिलेटेड कोई केस होगा तो बेटा वो कहा जाएगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएगा। ठीक है ना, जैसे इसका क्या होता है कि एक आता है बच्चों ज्यूरिसडिक्शन, किसका कहां पर ज्यूरिसडिक्शन है। अब इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। इलाहाबाद में हर डिफरेंट एरिया में पुलिस स्टेशन क्यों बनाए गए, क्यों नहीं एक केवल पुलिस स्टेशन बना दिया गया और उससे पूरे इलाहाबाद को कनेक्ट कर दिया कि अगर भैया कहीं पर भी कोई भी केस होगा या कोई भी क्राइम होगा तो सिर्फ एक पुलिस स्टेशन है सिविल लाइंस में, वही केवल केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। क्यों हर जगह अलग अलग बनाया गया भैया, अल्लाहपुर में अलग बना दिया, हाँ जो है म्योराबाद में अलग बना दिया, सिविल लाइंस में अलग बना दिया, कर्नलगंज अलग बन गया। क्यों अलग अलग, जहां का जो एरिया का केस है वहीं की अथॉरिटी के पास ज्यूरिसडिक्शन होता है बेटा कि वो उस केस को एंटरटेन करेगी। अगर कोई केस इलाहाबाद में क्राइम का हुआ है तो क्राइम रिलेटेड केसेस ट्रिब्यूनल में नहीं जाते। ट्रिब्यूनल के केसेस सिर्फ और सिर्फ ये जो केसेस है यहां सिर्फ लेस फॉर्मल केस होते हैं, और ट्रिब्यूनल जो बेटा लॉज पे रन करता है वो लॉज क्या होते हैं, सीपीसी के, जिसको कहते हैं हम सिविल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से हमें कोई लेना देना नहीं है ट्रिब्यूनल से, क्योंकि सीआरपीसी से क्या होता है बेटा, क्राइम का लॉस चलते हैं। हम क्राइम के लिए इसको नहीं बनाए हैं, क्राइम के लिए कोर्ट्स बैठी हैं।
आप वहीं जाएंगे, ट्रिब्यूनल में जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो एंटरटेन करे। तो केवल और केवल लेस फॉर्मल केसेस के लिए, अगर मान लीजिए यूपी में अगर मान लीजिए लखनऊ में अगर टैक्स डिस्प्यूट कोई हो जाता है तो भैया स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास आप जाएंगे जो कि यूपी की होगी। अब आप इस केस को लेके, अगर यूपी का है ये केस, टैक्स रिलेटेड केसेस, तो आप इसको लेके मद्रास तो चले नहीं जाएंगे, बॉम्बे तो चले नहीं जाएंगे, दिल्ली तो जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि केस कहां हुआ है? यूपी में हुआ है ना। तो आप बाहर की स्टेट में कैसे चले जा रहे हैं? तो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है जहां पे जो केस हुआ है कंडक्ट, वहीं के अथॉरिटी के पास बेटा पावर है कि वो उस केस को एंटरटेन करेगी। ठीक है, अब आइए देखिए लेबर डिस्प्यूट। देखो बेटा, लेबर लॉ में पर डे का 500 रुपए बोला गया है कि अगर आप किसी लेबर से वर्क कराते हैं, काम करवाते हैं, तो पर डे का आप उसको 500 रुपीज देंगे और सिर्फ 8 आवर्स उससे काम कराएंगे। 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते। एक चीज जान लीजिए, लेबर्स एक इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको ये लॉ पता जरूर रहता है कि लेबर लॉ उनके लिए जो कानून है उसमें ये लिखा है कि 500 रुपए ही पर डे का मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, और 8 घंटे से ज्यादा हमको काम नहीं करना है, ये इनको पता रहता है। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान किसी लेबर का हैरेसमेंट करता है, कोई भाई बहुत पावरफुल पर्सन है, वो कहता है नहीं तुमको पर डे हमारे यहाँ फ्री में काम करना है, और तुम अगर हमारे यहाँ नहीं करोगे तो बाकी हर जगह से तुमको काम से हटवा देंगे, तो बेटा ये क्या है? ये लेबर का डिस्प्यूट हो जाता है। लेबर डिस्प्यूट अगर कोई भी होता है किसी कंपनी में, किसी पैसे को लेके या टाइम को लेकर के, तो बेटा लेबर डिस्प्यूट वो कहा जाएगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। सेंट्रल में नहीं जाएगा, स्टेट में जाएगा, सॉरी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल का केस नहीं है ना, सेंट्रल का नहीं है, ये स्टेट में हुआ है। जब पर्टिकुलर किसी स्टेट का केस है तो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ही जाएगा, सेंट्रल में क्यों जाएगा? सेंट्रल में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग जो केसेस होंगे सिर्फ बेटा वही जाएंगे, याद रखिएगा। अब देखिए फूड स्टफ, मिड डे मील का एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां बच्चों मिड डे मील चलती है, तो मिड डे मील में क्या होता है कि मिड डे मील का बहुत बड़ा एक फंड गवर्नमेंट रेज करती है डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट रेज करती है। तो 6 दिन का बेटा अलग अलग टाइम टेबल रहता है कि भैया बच्चों को लंच में क्या मिलेगा, ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, ये सब रहता है। लेकिन जब गवर्नमेंट स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर आप जानते होंगे, तो खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं देते। अब खिचड़ी में दाल और चावल, दाल भी लो क्वालिटी की, चावल भी लो क्वालिटी का, उसको पकाने में कितना खर्चा आएगा? कोई खर्चा नहीं। और सुबह 2-2 ब्रेड दे दिए और चाय दे दी बच्चों को, या फिर थोड़ा थोड़ा दूध दे दिए, कितना खर्चा आएगा? इतनी बड़े अमाउंट में फंड रेज होता है और उसका कुछ भी नहीं दिखाते, बाकी पैसा स्कूल वाले रख लेते हैं। तो अगर कोई भी फूड से रिगार्डिंग या खाना जो दे रहे हैं उसमें बेटा फूड पॉइजनिंग हो जाए, या कोई ऐसा बात हो जाए फूड से रिगार्डिंग अगर कोई केस है पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो कहा जाएगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर बेटा राइट्स की बात करें, राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट, टीनेंसी मींस टीनेंट के राइट्स। देखिए भैया, जब आप अपने घर में किराए पे किसी को देते हैं तो बेटा आप उसको बहुत सारे राइट्स देते हैं। अगर मान लीजिए वो टेरेस पे जाएगा तो जो एक कॉमन पैसेज होगा उसी सीढ़ी से वो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं हमारी सीढ़ी से मत जाओ, तो अगर वो आपकी सीढ़ी से नहीं जाएगा तो सीधे उड़ के तो जाएगा नहीं छत पर, तो इस पर डिस्प्यूट अराइज हो गया। ऐसे डिस्प्यूट अराइज होते हैं बच्चों, इस तरीके के होते हैं। दूसरा डिस्प्यूट सुनिए, सुबह 5 बजे मोटर ऑन हुई, पानी, अब 7 बजे जो लैंडलॉर्ड होगा वो क्या करेगा, तारे निकाल देगा,
वो तार निकाल देगा या तार काट देगा, कुछ ऐसा कर देगा जिससे बिजली खर्च ना हो। अब बाद में मोटर नहीं चलेगी, बस पूरे दिन भर में 2 घंटे चलेगी। ये एक इशू एराइज हो गया। क्योंकि भैया अगर आपके घर में कोई टीनेंट रह रहा है, वो आपको अगर अमाउंट पे कर रहा है, जो भी आप रेंट उससे ले रहे हैं, तो बेटा वो सारी चीजें आपसे चाहता है। पानी चाहता है, हाँ, लाइट चाहता है, ये सारी चीजें तो कॉमन है और ये फैसिलिटीज आपको देनी होगी, तभी आपको वो पैसा देगा ना पर मंथ। भाई अगर आप किसी भी रूम का चार्ज आप 4000 5000 ले रहे हैं, तो आप फैसिलिटीज नहीं देंगे उसको। तो अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसा ले लेते हैं लेकिन फैसिलिटीज नहीं देते, वो एक इशू एराइज हो गया। तो अगर इस तरीके के कोई भी इशू एराइज होते हैं तो वो कहां जाएंगे बेटा? स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। ठीक है, समझ में आ गया सारे बच्चों को? आई होप कि सबको समझ में आया हो। कोई चीज अगर क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज पूछिए। अब जल्दी से स्टार्टिंग से पूरा एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट वो आया था ट्रिब्यूनिस से, ठीक है, जिसका मतलब है मैजिस्ट्रेट ऑफ द रोमन एम्पायर या क्लासिक रोमन। मतलब कि सबसे पहले रोमन एम्पायर से बेटा ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था और वो धीरे धीरे इंडिया में आया। ट्रिब्यूनल को इंडिया में 42nd अमेंडमेंट में लाया गया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स कौन से लॉ से केस को सॉल्व करेंगे? वो क्या होंगे? सीपीसी होंगे, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, अब आइए देखिए, ट्रिब्यूनल्स बेटा 2 तरीके से बनाए गए हैं। एक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एक होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 323A में डिफाइंड किया गया है और स्टेट को अंडर आर्टिकल 323B में डिफाइंड किया गया। ठीक है, अब सेंट्रल में जो बेटा मेंबर्स होते हैं ट्रिब्यूनल्स के, उनको क्या बोला जाता है? एडजुडिकेटर्स। ठीक है, जो कि मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स रिलेटेड और जुडिशियल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्किल्ड नॉलेज रखते हैं। उनके पास जब नॉलेज होगी तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन का केस सॉल्व करेंगे। तो उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पर्टिकुलर लॉ है। ठीक है, अब आइए देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अब देखिए, अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करना है तो स्टेट अथॉरिटी को एक रिटन एप्लीकेशन देनी होगी। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भैया हमें नीड है, जरूरत है स्टेट को, तो बेटा वो फंड रेज करेगी, परमिशन देगी कि आप स्टेट में अपने ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश कर लीजिए, जिसमें अदर केसेस आएंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस नहीं जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी केसेस होंगे वो जाएंगे किसमें? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ही। एडमिनिस्ट्रेशन का केस और किसी ट्रिब्यूनल में जा ही नहीं सकता, सिर्फ इनके पास जाएगा। अदर केसेस में कौन से? टैक्स रिलेटेड केसेस स्टेट में जाएंगे, लेबर डिस्प्यूट केसेस स्टेट में जाएंगे, फूड स्टफ केसेस स्टेट में जाएंगे, राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड टेनेंसी, ये सब बेटा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ठीक है, अब आइए लास्ट टॉपिक आपका इस लेक्चर का। अब आके देखिए एक चीज, मान लीजिए बच्चों कि कोई केस है। अगर बेटा कोई केस है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, या कोई एक मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड केस है, कॉम्प्लिकेटेड केस, तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस में बेटा क्या होता है कि इन केसेस को सॉल्व करने के लिए, अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस है उसको भी भैया हम ट्रिब्यूनल में ले जाएंगे, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन या टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी अगर टैक्स से रिलेटेड है तो वो कहां जाएगा? स्टेट में जाएगा, वो सेंट्रल में नहीं जाएगा, याद रखिएगा। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएगा। अब लास्ट जो आता है जाट,
जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। देखिए, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसका मतलब क्या होता है, देखिए, जब टू और मोर देन टू स्टेट्स enter into a case to solve the complicated case, it is known as joint एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए कि टू और मोर देन टू स्टेट्स, मान लीजिए बच्चों कि कोई केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर बच्चों कोई केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें टू या मोर देन टू स्टेट्स वो बेटा उस केस में इंटर करती है। कई सारी स्टेट की ट्रिब्यूनल वो एक साथ इंटर करती हैं और उन्हें क्या कहते हैं, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एक साथ जुड़ करके उस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए टैक्स रिलेटेड केस है, ठीक है। अब टैक्स एक इंस्टीट्यूशन है जिसने बेटा, एक एग्जाम्पल इससे समझते हैं, देखिए, अगर मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड केसेस में कौन से केसेस आ सकते हैं, देखिए, मान लीजिए कि अगर एक ए में ए, बी और सी ये तीनों एक दूसरे की बेटा ब्रांच है और ये तीनों बेटा क्या है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन है भाई, ये तीनों, ये बेटा यूपी में है, ये दिल्ली में है और ये कहां है, ये बेटा है, मान लीजिए कि कोई और ले लीजिए, मद्रास में, ठीक है। अब बेटा ये इंस्टीट्यूट एक दूसरे की क्या है, ब्रांच है। यहां पर भी टैक्स से रिलेटेड इशू आया, यहां पर भी आया और यहां पर भी आया, तीनों में टैक्स का इशू आया, लेकिन डिफरेंट स्टेट में इनकी ब्रांचेस एस्टैब्लिश है, ठीक है। अब डिफरेंट स्टेट में अगर ब्रांचेस एस्टैब्लिश है तो भैया है तो लेकिन टैक्स का ही केस ना, केस की ग्रेविटी तो बदल नहीं गई है। तो यहां पर जो स्टेट्स होंगी, मतलब यूपी, दिल्ली और मद्रास, इन तीनों की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तीनों की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सैट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इन तीनों स्टेट्स की एक साथ मिलकर के इस कॉम्प्लिकेटेड केस को सॉल्व करेंगे। जब एक कोई केस, भाई देखिए ब्रांचेस अलग अलग हैं लेकिन है तो एक ही ना, टैक्स से रिलेटेड, और डिफरेंट स्टेट में, अब हम इनका केस यहां सॉल्व करें यूपी में, इनका दिल्ली में करें, इनका मद्रास, तो बेटा आपको बाकी इश्यूज के बारे में पता नहीं चल पाएगा ना। टैक्स से रिलेटेड भाई ए वाली जो ब्रांच है वो यूपी में कह रही कि नहीं हमारे यहाँ कोई टैक्स की चोरी नहीं है, ये कह रहे नहीं हमारे यहाँ नहीं है, सी में हुई है जो कि दूसरी ब्रांच है। लेकिन जब हम तीनों स्टेट मिल करके इस कॉम्प्लिकेटेड केस को एनालिसिस करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तभी तो क्लियर होगा ना कि एक्चुअल में है क्या केस। तो केस की कॉम्प्लिकेशंस को जानने के लिए डिफरेंट टाइप्स जो स्टेट में इश्यूज अराइज हैं वो सब एक साथ मिल करके बेटा केस को सॉल्व करती हैं, तब उसको बोलते हैं जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, आई होप कि यहां तक इस लेक्चर में सारे बच्चों को सब समझ में आया होगा। किसी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी आई है तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करके जरूर पूछिए और अपने सॉल्व कर लीजिए डाउट्स को, ठीक है। क्योंकि बेटा लॉ पढ़ने से और उससे अगर आपको क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि आपको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन आना, डाउट आना ये जरूरी है लॉ में।
तो कोई भी अगर दिक्कत है तुरंत पूछिए। यू आर मोस्ट वेलकम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।